नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अंतिम चरण यानी कि आखिरी चरण का मतदान 1 तारीख को होना है और आपको मालूम है कि 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन इससे पहले इंडिया और एनडीए दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन बिहार आगमन हुआ था राहुल गांधी का और एनडीए की तरफ से मैदान में आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी, मोहन यादव भी आए थे बीते दिन और बिहार आगमन होगा राजनाथ सिंह का भी। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन किसका खेल बिगाड़ देगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी शुक्रिया जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एनडीए हो या फिर इंडिया, दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है। क्या लगता है किसका खेल बनेगा, किसका खेल बिगड़ने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इंडिया और एनडीए जिनकी बात आप कर रही हैं, दो ही अलायंस में यहाँ पर दो ही माने जो सामने आमने सामने की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। हम शुरू से इस बात को बोलते रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोनों ही जो बड़े दल हैं, दोनों मने हैं, उनके बड़े बड़े नेता, तमाम ऐसा कोई दिग्गज नेता नहीं है जो 7वें चरण में पूरी ताकत नहीं झोंक दी। अब राहुल गांधी खड़गे से लेकर के इधर राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेता और योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा, सब लोग पहुंच गए यहाँ और सब पूरी ताकत झोंक दिया है। निश्चित रूप से यह अंतिम चरण जो 1 जून को जो मतदान होगा, उसमें मैक्सिमम सीट हर पार्टी, हर दल, हर गठबंधन, हर अलायंस चाह रहा है अपने पाले में करने के लिए। यही कवायद दिखाई पड़ रही है। क्या लगता है किसका खेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और किसका खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए समरीन, खेल बनना और बिगड़ना जनता पर ही निर्भर है। ये नेता आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जनता क्या खेल भी तो बिगाड़ देंगे। हाँ, वही वही कह रहे हैं। तो वो कितना कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से, इसी पर खेल बनेगा और बिगड़ेगा। जनता तो सबका भाषण सुनती है। देखिए, उपस्थिति सबकी सभा में, जनसभा में, चुनावी सभा में हो रही है, लेकिन जो जिससे कनेक्ट कर पाएगा वही जो है सो खेल को वही राजा कहलाएगा, वही महाराजा होगा 2024 वही बादशाह होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हम एक एक करके तमाम सीटों पर भी चर्चा करेंगे रवि जी, और शुरू करेंगे हम लोग नालंदा से। और हमें मालूम है कि नालंदा में अब मोर्चा संभाल लिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही। क्या लगता है संदीप सौरभ का कितना खेल बिगड़ने जा रहा है, कितनी टेंशन देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, संदीप सौरभ केवल मत कहिए उनको। हाँ। वह एमएलए हैं और पालीगंज से जी। और मालेक सीपीआई के कैंडिडेट हैं, इंडिया ब्लॉक से, महागठबंधन से। वह सिर्फ संदीप नहीं है, डॉक्टर संदीप है। तो डॉक्टर संदीप कहने का मतलब यह है कि वह पढ़ने पढ़ाने वाले क्षेत्र से आए हैं और पीएचडी उन्होंने किया है, तो इसलिए वह युवाओं से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। यह आप देखे होइएगा कि पिछले दिनों जब नियोजित शिक्षकों की बात हो रही थी, तो कितना बढ़ चढ़ करके और उस मुद्दे पर कितना वो प्रखर थे और प्रमुखता से हर बात रखते थे। शिक्षकों की बात हो उस पर भी वह रखते थे। तो छात्रों की बात हो उस पर वही हम कह रहे हैं। तो वह निश्चित रूप से जो शिक्षकों की बात चल रही है, जो एससीएस के पाठक को लेकर के जो जद्दोजहद चल रहा है, वो निश्चित रूप से वैसे वोट, वैसे लोग तमाम इनके साथ में। और देखिए, वहां पर कहीं न कहीं माले को वह सीट दिया गया है और यादव समाज से आते हैं, तो यह भी एक बड़ा इंजीनियरिंग किया है महागठबंधन ने, यानी कि लालू यादव ने। बिल्कुल बिल्कुल। वह जो वहां पर वह सीट 4.5 लाख के आसपास वहां पर कुर्मी की आबादी है। लौ कुश कॉम्बिनेशन की जो हम लोग बात करते हैं, वह नालंदा सीट पर है। और वैसे में यादव को वहां से बनाना, तो यह कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसमें दिखाई पड़ा संदीप सौरभ में, तभी बनाया गया है। और नीतीश कुमार इधर कैंप भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार रोड शो, और मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वही हम कह रहे हैं। तो ऐसे में इधर उधर अब कितना वोट ये संदीप सौरभ डैमेज करेंगे, कितना वोट लेंगे, यह देखने वाली बात है कि युवाओं पर कितना युवा इन पर ट्रस्ट करते हैं, यह भी एक उनका दिखा जाएगा इस चुनाव। क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, हम लोग पलड़ा की ही बात करेंगे 1 तारीख तक, क्योंकि यह एथिक्स भी है चुनाव का, हम लोग नहीं बोल सकते। तो लेकिन वहां पर निश्चित रूप से लड़ाई मजबूत है संदीप सौरभ के आने से। उसको आप ऐसे ही एक तरफा नहीं जाने
ठीक है, नीतीश कुमार का गृह जिला है, लेकिन मजबूत लड़ाई देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं संदीप सौरभ। मजबूत लड़ाई देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं संदीप सौरभ। अब हम दूसरी सीट पर आ जाते हैं रवि जी। दूसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है पटना साहिब की सीट। और देखिए हमें पता है कि यहाँ पर मैदान में एक तरफ है रविशंकर प्रसाद तो दूसरी तरफ मैदान में है अंशुल अभिजीत। और हमें इस बात की भी चर्चा करनी होगी कि रविशंकर प्रसाद के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। क्या लगता है इसका कितना फायदा उठा पाएंगे अंशुल अभिजीत? देखिए, अंशुल अभिजीत एक कुशवाहा समाज से हैं हम्म, और उनके पास में दलित वोट भी उनके पास में है। इस बात को भी समझिए, दलित वोट इसलिए कि वो जगजीवन राम के नाती हैं, मीरा कुमार के पुत्र हैं। जी, और सुमित्रा देवी जो फर्स्ट लेडी कैबिनेट, हम बार बार इस बात को कहते हैं श्री कृष्ण बाबू के, वह कैबिनेट में थी, तो उनके वह पौत्र हैं। हम्म, तो इस लिहाज से आप देखिएगा कि वह कुशवाहा समाज से हैं और कुशवाहा पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत हैं, बहुत वोटर हैं। जिस तरह से कायस्थ की बात होती है, रविशंकर प्रसाद जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, कायस्थ की बात होती है, उस तरह से यह है कि यहाँ पर कुशवाहा का भी वोटर बहुत है। तो वो ये जो कॉम्बो बन गया है, जी, आपको एम वाई समीकरण का, कुशवाहा का, दलित का, जी, तो यह कहीं ना कहीं, मुसलमान तो है ही, मुसलमान तो एम वाई जी, तो है ही है, उसमें तो बिल्कुल, कहीं हाँ, कहने की बात ही नहीं है। तो वो हम्म, यह एक मजबूत दावेदारी यहाँ पर वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं रविशंकर के खिलाफ। और हम्म, हम कई दफे बोल चुके हैं, इससे पहले कायस्थ से कायस्थ को ही लड़ाया जाता था इस सीट पर, लेकिन इस बार जो है सो कुशवाहा समाज को उतार करके महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने एक बड़ी लड़ाई लड़ने की कवायद में है। हम्म, और कितना डैमेज कर पाएंगे? अब देखिए, डैमेज तो माने यह तो 1 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, निश्चित रूप से रविशंकर प्रसाद से जो नाराजगी है, टेंशन तो दे दी है हाँ रविशंकर बिल्कुल प्रसाद बिल्कुल। अब तो अब देखिए रविशंकर प्रसाद, अब देखिए घर घर जा रहे हैं, हर मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, तमाम जो है सो उनके विधायक हैं इस को, क्षेत्र में। रूठों को मनाने की भी हाँ, कोशिश नहीं नहीं, वो तमाम, अब देखिए नितिन नवीन जी, है, एमएलए हैं, हाँ, मंत्री हैं, संजीव चौरसिया हैं, इधर हाँ, अरुण कुमार, सारे लोग लगे हुए हैं बिल्कुल, अंशुल के लिए, माने सॉरी रविशंकर प्रसाद के लिए, जी, क्योंकि उनके फोल्ड के वो एमएलए हैं। तो निश्चित रूप से वह लड़ाई देखिए कसमकस होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। चलिए अब हम तीसरी सीट पर आ जाते हैं। और तीसरी सीट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है पाटलिपुत्रा की सीट। और आपको मालूम है कि पाटलिपुत्रा में एक तरफ है राम कृपाल यादव और वहीं दूसरी तरफ है मीसा भारती। लेकिन रवि जी, हमें असदुद्दीन ओवैसी पर भी चर्चा करनी होगी। बीते दिन आपने भी सुना कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाटलिपुत्रा में आकर मीसा भारती को कितना डैमेज कर दिया? देखिए, निश्चित रूप से जो ओवैसी जो उनकी पार्टी है AIMIM, उससे उन्होंने उम्मीदवार भी यहाँ दे दिया है, बिल्कुल, फारूक रजा है, फारूक रजा उर्फ जी, डब्लू। बिल्कुल, तो वो यहीं इधर के ही रहने वाले, फुलवारी उधर के संभवतः उनका आवासीय ठिकाना है, और वो जाना पहचाना नाम है वो, ठीक। तो वो निश्चित रूप से जो ओवैसी की पार्टी के 4 एमएलए को जिस तरह से पिछले दिनों तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में बिठा हाँ, कर गाड़ी में गए थे। बैठा करके जिस तरह से आरजेडी में शामिल कराए थे, वह नाराजगी कहीं न कहीं ओवैसी को है, और वही ओवैसी का सबक सिखाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वह निश्चित रूप से यह पाटलिपुत्रा में तो वह मीसा भारती के लिए परेशानी का सबब है ही है, परेशानी का सबब है। निश्चित रूप से है। वह किसके वोट को काटेंगे, वह किसका वोट लेंगे, वह किसको कमजोर करेंगे, वह निश्चित रूप से आरजेडी को कमजोर करेंगे। मीसा भारती के वोट में सेंधमारी होगी, डेंट लगेगा, और यही फायदा किसको होगा आप समझ सकते हैं। वही नहीं, ऐसे वैसे कई सीटों पर वह जो है सो ओवैसी की पार्टी लड़ रही है। काराकाट में भी देखिए, वहां पर भी उनकी पार्टी से तो वह निश्चित रूप से वह ओवैसी, जितनी ओवैसी को नाराजगी है जो कृत्य आरजेडी ने किया है उनकी पार्टी के खिलाफ, जो एमएलए को इधर शामिल करा लिया, तो वही सबक सिखाने की उन्होंने ठान रखी है। और वही वो लालू प्रसाद यादव पर अटैकिंग है और तेजस्वी प्रसाद यादव पर अटैकिंग है, और उनका तेवर, टोन और ट्यून तमाम रौद्र रूप दिखाई दे बिल्कुल बिल्कुल रौद्र रूप। तो वो टोन और ट्यून, आप किसी को इतना डैमेज करिएगा तो वह छोड़ने वार्निंग भी दे दी है कि तेजस्वी हम इतना दर्द देंगे कि आप झेल नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दर्द होगा। जितनी दर्द ओवैसी को आरजेडी ने दिया, तो वह निश्चित रूप से वह उसको उतना करेंगे। वो छोड़ने वाले वह भी राजनीति करते हैं, कोई इधर उधर के आदमी नहीं है कि आप उनको टहला से खुला अल्टीमेटम बिल्कुल वो देंगे। और देखिए, अब कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप देखिए ना, उसमें कहाँ दिक्कत है। जी जी जी। आप अख्तरुल ईमान, वह भी लड़ रहे हैं चुनाव, उन्हीं के डेन में घुस करके आप जो है सो मैंने अख्तरुल ईमान कोई उम्मीदवार बनाया है, और वो तो ये समझा जा सकता है।
मतलब कि खेल होता हुआ दिखाई निश्चित दे रहा है ओवैसी बहुत पाटलिपुत्रा में। मजबूती के साथ सब जगह उम्मीदवार दिया है और जी पाटलिपुत्रा में तो मीसा भारती का ही वो सामने बिल्कुल। दिखाई पड़ रहा है, कहने की हम्म। बात नहीं है। अब तो परिणाम आएगा तो वो पता चलेगा पता क्या हो चल रहा जाएगा। अब हम अगली सीट पर आते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है आरा की सीट। और हमें पता है कि आरा में एक तरफ है आरके सिंह और दूसरी तरफ है सुदामा प्रसाद। क्या लगता है कौन जीत रहा है है। आरा? देखिए सुदामा प्रसाद माले के सीपीआई माले के एमएलए हैं और तरारी से एमएलए हैं, तो निश्चित रूप से आरके सिंह का काम बोलता है, आरके सिंह नहीं बोलते, आरके सिंह का काम बोलता है। जी वो कद्दावर नेता हैं, ईमानदार छवि के हैं और वह काम करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वहां पर सुदामा प्रसाद निश्चित रूप से जिस पार्टी से हैं, जिस अलायंस जिस गठबंधन में है, वो उनका जो वोट है उतना वोट तो वो लेंगे। लेकिन आरके सिंह की एक अपनी अलग पहचान, एक अपनी अलग विश्वसनीयता है, इस लिहाज में हमको नहीं लगता है कि उतनी माने लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ेगी वहां, क्योंकि आरके सिंह कोई किसी से भी बात कर लीजिए, किसी जात, किसी समाज, किसी वर्ग से, आरके सिंह का एज वहां पर हर जगह आपको दिखाई पड़ता है। मतलब आप कह रहे हैं कि वहां पर आरके सिंह का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल न, बिल्कुल आरके सिंह का वहां पर नजर आ रहा है। आरके जी सिंह पर कहीं कोई एक इफ बट नहीं नहीं, है। कुछ ही वट नहीं है, वहां क्लियर है वहां। चलिए अब हम अगली सीट पर आते हैं और अगली सीट है बक्सर की सीट। और हमें पता है कि बक्सर में एक तरफ है मिथिलेश तिवारी और दूसरी तरफ है सुधाकर सिंह। क्या होने जा रहा है बक्सर में? देखिए मिथिलेश तिवारी पहली बार उनको वहां पर लोकसभा अश्वनी कुमार चौबे का को भी टिकट करके लड़ा है। रिप्लेस कर दिया हाँ, गया। और वहां पर सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं आरजेडी से, जो जगतानंद सिंह के पुत्र हैं, तो वो लड़ रहे हैं और उनके ठीक उनके सामने एक अनिल कुमार भी लड़ रहे हैं। जी अनिल कुमार बहुजन समाज पार्टी से हैं, वह लड़ रहे हैं और उसके ठीक है आनंद मिश्रा भी लड़ रहे हैं, बिल्कुल जो भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस से थे, वह असम कैडर के आईपीएस थे, वह वीआरएस लेकर के लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लड़ाई जो है सो आपको कितना मिथिलेश तिवारी पेनिट्रेट कर पाएंगे, कितना मिथिलेश तिवारी ले पाएंगे, यह सब देखने वाली बात है कि कहाँ तक वो ले पाते हैं। सुधाकर सिंह भी मजबूत हैं, डटे हुए हैं सुधाकर सिंह भी। और नहीं वो रामगढ़ से वो एमएलए भी हैं उसी जी, लोकसभा जी, क्षेत्र के, जी। तो वो उनको इधर उधर आनंद मिश्रा भी है। आनंद मिश्रा तो हम जी, बता ही रहे हैं आपको, बिल्कुल। तो इधर उधर झोल झाल करने की बात वहां नहीं दिखाई पड़ रही है। अब देखिए आप एक चर्चा में बात आ रही थी, बिल्कुल 5000 वोटर्स हैं, हाँ बिल्कुल। 5000 वोटर्स की बात आ रही है, जो नाराजगी है वह लोग एकदम क्या ठान। मामला क्या है रवि जी? देखिए क्या हो? मामला वहां पर है कि 320 मेगावाट का जो चौसा में थर्मल प्लांट लगाने की बात है। प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में ही इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था और इसके लिए जमीन जो है सो लिया गया कई लोगों का, अब वो किसानों का, जी। तो वो बनारपुर गांव है, 12,000 से अधिक बनारपुर के जो है सो गांव हैं लोग हैं वहां पर, तो 5,000 लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिनका जमीन उसमें गया है, तो वो उसमें विरोध कर रहे हैं और इसके लिए 20 मार्च 2024 को प्रदर्शन भी हुआ, लाठियां भी लाठी चली, पथराव हुआ, उसमें पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, वहां पर एक डीएसपी हैं वह घायल हुए, एसएचओ जो मुफस्सिल थाना के थे वह घायल हुए। उसके बाद से तो यह लोग उस गांव के लोग में इतनी नाराजगी है और वो आंदोलन वो जो है सो लगातार चल रहा है और ये स्वाभाविक है, किसका आप जमीन लीजिएगा और मुआवजा नहीं दीजिएगा। मुआवजा में एक है सरकारी नौकरी वहां मिलनी चाहिए, 11 सूत्री मांग है, डिमांड है उन लोगों का, तो 11 सूत्री डिमांड में एक है सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा तो मिले ही मिले और जो नॉर्म्स के तहत मिलता है वो मिले और सरकारी नौकरी मिले और अन्य सारी मांगे हैं, तो उन सारी मांगों को नहीं अब तक है, तो 5,000 लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह दिया कि हम लोग वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे 5,000 लोग, किसको सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है? ये नाराजगी है कि पावर प्लांट की बात कही जा रही है, 420 मेगावाट का जो है सो 320 मेगावाट के पावर प्लांट की बात है, तो वह नाराजगी किसके लिए होगी स्पष्ट समझा जा सकता है, यानी कि मिथिलेश तिवारी को बड़ा नुकसान। निश्चित रूप से मिथिलेश तिवारी को बड़ा नुकसान होता हुआ भाजपा उम्मीदवार को यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। 5,000 लोग और उससे, और 5,000 लोग तो ये हैं, उनके भी तो करीबी लोग हैं और गांव के लोग कई लोग माने होंगे, 5 से 7,000 हो सकता है, 8,000 हो सकता है, तो यह एक बड़ी नाराजगी है। इसको कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी को इसको डैमेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। भारतीय तो फिर बड़ा खेल हो सकता है, बड़ा खेल हो जाएगा, यह इसको हाथ से गंवानी पड़ सकती है निश्चित रूप से। और
बाबा की नाराजगी अलग, बिल्कुल अश्वनी चौबे की, बिल्कुल जो उनके लोग चाहने वाले लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके समर्थक हैं, जी जो बेटिकट किया गया उसके लिए अलग नाराजगी है। तो यह एक हम्म। बड़ी चुनौती है, उनके पास डबल चुनौती है। डबल चुनौती है। अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सासाराम की सीट। क्या होने जा रहा है देखिए, सासाराम? सासाराम में सीवेश राम, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी मनोज को, कुमार। मनोज 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 कुमार, वह भी जी। दोनों ही रविदास समाज से हैं। हम्म। मनोज कुमार भी और कांग्रेस के शिवेश उम्मीदवार हैं, और सीवेश राम जो है सो भारतीय जनता हम्म। पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी हैं, और उस क्षेत्र के ही हैं वो। हम्म। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको वहां पर जो छेदी पासवान को बेटिकट किया गया, सिटिंग सीट को हटा करके, जिस तरह से बक्सर की बात कर रहे हैं, अश्वनी हम्म। चौबे को हटा करके मिथिलेश तिवारी को दिया गया, इसी तरह से यहाँ पर सीवेश राम को दिया गया है। तो यह आपको यहाँ पर भी लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पर। लड़ाई दिखाई पड़ेगी, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये भी एक ऐसी सीट है जहां पर जद्दोजहद करनी हाँ, पड़ेगी। जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इसमें कहीं नेक टू नेक वाली बिल्कुल, फाइट है। बिल्कुल। अब छेदी पासवान को आप जी। बेटिकट कर दिए तो उनका भी तो इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा ना। पड़ेगा। वह जो सो राजनीति करते हैं, कोई झाल बजाने के लिए तो करते नहीं है वो, कि कीर्तन करते रहेंगे। तो वो निश्चित रूप से उनके भी जो चाहने वाले समर्थक हैं, वह भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट छोड़ना चाहेंगे। तो ऐसे में सीवेश राम की परेशानी बढ़ेगी वहाँ से, बढ़ेगी वहां निश्चित पर। रूप अब हम अगली सीट पर आ जाते हैं और अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है काराकाट की सीट। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बीजेपी नेता मनोज तिवारी का भी बयान सुना होगा। रवि जी, मनोज तिवारी यानी कि बीजेपी का प्यार झलका है पवन सिंह के लिए। देखिए, पहले तो हम समझ लें कि हाँ। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जो सो राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए के उम्मीदवार हैं। जी जी जी। उसके बाद से आपको राजा राम सिंह जो बिल्कुल। माले के हैं, हम्म। वो उम्मीदवार हैं इंडिया ब्लॉक जी। महागठबंधन से। और पवन सिंह जो है सो, जो हम्म। अपने आप को पावर स्टार कहते हैं, निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म। यह परेशानी है, राजपूत समाज से हैं। हम्म। और देखिए, राजा राम सिंह कुशवाहा है और उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा है। जी। ये इस थोड़ा सा समीकरण को समझना पड़ेगा। हम्म। कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा है, और एक राजपूत जो कोर वोटर, वर्सेस राजपूत। हाँ, जी। और नहीं ये कोर वोटर होता है। हाँ राजपूत हाँ। समाज जो है सो एनडीए का कोर वोटर होता है, उसमें पवन सिंह, पवन सिंह राजपूत। हाँ, पवन सिंह जी। राजपूत हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये एक परेशानी है एनडीए के लिए। हम्म। और उसके बाद जो आपने कहा कि मनोज तिवारी। मनोज तिवारी की बात, बड़ी बात कह दी है, बड़ा खेल हो चुका है क्या? वो ठीक है। मनोज तिवारी ने जिस तरह से उनको पूछा गया, तो जी। पत्रकारों ने ही पूछा कि क्या आप, तो पवन सिंह के बारे में बोले कि वह नहीं, मेरा वो छोटा भाई है। हम्म। उसके बारे में कोई बात नहीं, हम्म। उसके बारे में कोई बात नहीं। छोटा भाई कह दिया, बड़ी बात कह दी, बड़ा इशारा दे दिया। निश्चित रूप राजनीति में तो इशारा ही दिया निश्चित जाता रूप है। से मनोज तिवारी इस तरह की बात करके, और देखिए भारतीय जनता हाँ। पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली के रहे हैं, बिल्कुल। और वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से। कन्हैया कुमार और है उनके इस तरह सामने। से उनको बोलना, यह लगता है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को, हमको लगता है इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत माइन्यूटली सुनना पड़ेगा। जो विपक्षी लोग कहते हैं, इंडिया ब्लॉक के लोग कहते हैं, महागठबंधन के लोग कहते हैं कि कुशवाहा समाज को कट साइज करने की कवायद है। इस बार कुशवाहा को टिकट नहीं मिला, और इसमें एक कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। वैसे में मनोज तिवारी का इस तरह का बयान आना कि मेरे छोटा भाई हैं, अरे आपके अपोजिशन में लड़ रहे हैं और आप ऐसे तरह से बात कर रहे आपको हैं तो खरी खोटी सुनानी खरी खोटी सुनानी चाहिए, जाना चाहिए तो वहां आपकी प्रचार। जबान पर ताला क्यों लग गया? छोटा भाई बड़ा भाई राजनीति में नहीं होता है, भाई भाई के खिलाफ चुनाव लड़ता है, फादर मदर के खिलाफ चुनाव होता है। तो वह देखिए, ये इस तरह की बात कहना इररिस्पांसिबल हम कहेंगे। किस तरह से मनोज तिवारी जैसे कद्दावर नेता को इस तरह की बात एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए थी। करनी चाहिए। इससे उपेंद्र कुशवाहा को कितना नुकसान हो निश्चित सकता है? रूप से उपेंद्र कुशवाहा को मिथिलेश, ये अगर यदि काराकाट में मनोज तिवारी नहीं जाते हैं, तो ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए नुकसान की बात है। उनको जाना चाहिए था, प्रचार प्रसार करना चाहिए था, फिल्मी, मतलब कि अंदर ही अंदर डैमेज किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो विपक्ष कह रहा है समरीन, वही बात हम भी कह रहे हैं कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुशवाहा को क्रिटिसाइज करने की तो कवायद नहीं है। यह बात तो विपक्ष कह रहा है। इस सवाल को तो हम लोग भी इसीलिए इसको डॉट से डॉट मिला रहे हैं कि क्यों नहीं मनोज तिवारी वहां पर जा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं छोटा भाई, उनके बारे में बोल रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं होगी पवन सिंह के। तो यह एक बड़ा मैसेज है। ये मैसेज गया है, ये मनोज तिवारी का इस तरह का बयान, हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ मैसेज जा रहा है इसीलिए, जी, जी, और कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं है। अब हम आखिरी सीट की चर्चा कर लेंगे, और आखिरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है जहानाबाद की सीट, जो पहले ही चर्चा में बनी हुई है। देखिए, जहानाबाद से भी बड़ी खबर आ रही है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब जहानाबाद जाने वाले हैं, लेकिन किसके लिए? जो चर्चा है समरीन, वहां पे लड़ाई आपको सुरेंद्र यादव आरजेडी महागठबंधन से हैं, वहां के प्रत्याशी हैं, एमएलए भी हैं उधर से,
और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो पिछड़ा समाज से हैं और सिटिंग एमपी हैं जी। जहानाबाद के, और एक अरुण कुमार हैं, पूर्व सांसद हैं बसपा? और बसपा से उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ आपको दीपक शर्मा भी एक उम्मीदवार, जागरूक जनता पार्टी, जागरूक जनता पार्टी, और तीसरे आशुतोष कुमार जी, भूमिहार नेता। भूमिहार नेता हैं, वह जो है सो भी लड़ रहे हैं वहां से। तो ऐसे में जो चर्चाएं हैं, जो चर्चा आ रही है कि पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब भी वहां पर 29 जून को प्रचार प्रसार के लिए आशुतोष कुमार के लिए जाएंगे। आशुतोष कुमार के लिए ओसामा साहब जहानाबाद जाने वाले हैं, जहानाबाद जो खबर है। हाँ, जो खबर आ रही है, हम लोग तो इसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खबर आ रही है और ये सोशल मीडिया पर भी यह उपलब्ध है कि वो जाने वाले हैं, इस तरह की जानकारी है। लेकिन अब वो ओसामा साहब जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर आशुतोष को मदद मिलेगी, क्योंकि किसको डैमेज करेंगे? अब वो किसको डैमेज करेंगे ये समझा जा सकता है कि किसको डैमेज करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ओसामा साहब जाएंगे तो फिर वो परेशानी निश्चित रूप से बढ़ेगी, परेशानी का सबब हो जाएगा, परेशानी का सबब होगा, और वो मुस्लिम वोट तो निश्चित इधर उधर डोलेगा, फिर यानी कि सुरेंद्र यादव को टेंशन देने वाले। अब ये आप समझ सकती हैं, हम लोग जनता भी लाइव सिटीज के समझदार है, वह बात समझ में आ जाएगी किसको कहां पर डैमेज होगा। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील से हम लोगों ने ये चर्चा की है, और ये चर्चा आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।